Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर के ऊपर हम हायर लेवल के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 5 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical piston of mass m slides smoothly inside a long cylinder close at one end, जैसे कि वहां पे हमें दिख रहा है, enclosing a certain mass of gas. A cylinder is kept with its axis horizontal. Okay, if the piston is disturbed from its equilibrium position, it oscillates simple harmonically. The period of oscillation will be. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, सब कुछ हमें अज्यूम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या दिया है, देखिए एक सिलेंडर दिया है फिटेड विथ वन पिस्टन, ओके, और इनसाइड दिस वन द गैस इज फिल्ड, एक गैस को फिल किया गया। ओके, सो फिलहाल की कंडीशन में हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, ये जो भी पिस्टन है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, इसमें जो भी गैस इंट्रोड्यूस किया गया फिलहाल की कंडीशन में, उस गैस का प्रेशर हम कंसिडर करेंगे P, उस गैस का वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे V। ओके, फिलहाल जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो भी लेंथ इस सिलेंडर का है यहां से लेके यहां तक, वो हम कंसिडर करेंगे H। ओके, अब यहां पे देखिए एग्जैक्टली क्या पूछा है उन्होंने। अगर फिलहाल ये उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ये पिस्टन, अगर इस पिस्टन को हम थोड़ा अंदर लाते हैं क्या होगा, तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर गैस का वॉल्यूम कम होता है तो गैस का प्रेशर जो भी है वो बढ़ जाएगा, तो उस प्रेशर के कारण इस पिस्टन के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा। ओके, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से इस पिस्टन को हम दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, उस सिचुएशन में गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर इनसाइड गोज ऑन डिक्रीजेस। अब प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है इनसाइड और बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। सो अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम डिस्टर्ब करते हैं, उस पिस्टन की पोजीशन को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, और उस रिस्टोरिंग के फोर्स के कारण ही उसका यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, और वो जो भी ऑसिलेशन होगा इट इज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, सो अब हमें अगर ऑसिलेशन होता है तो उस पिस्टन का जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिए हैं, भले ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो, हम कुछ पैरामीटर्स को अज्यूम करेंगे, अज्यूम करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट at equilibrium position the pressure of the gas is P, volume of the gas is V। जब हम इस पिस्टन को इनसाइड डिस्प्लेस करते हैं, ओके, ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है यहां से मैं अगर यहां तक लाता हूं, उस पिस्टन को यहां तक लाता हूं तो सिचुएशन क्या होगा, तो कितना डिस्प्लेस किया हमने, तो x इतना डिस्प्लेसमेंट हमने किया है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं। अब जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू चेंज होगा, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगा। जो भी प्रेशर बढ़ रहा है उसको हम डेल्टा पी कंसिडर करेंगे, जो भी वॉल्यूम कम हो रहा है उसको हम डेल्टा वी कंसिडर करेंगे। यानी डेल्टा वी इतना वॉल्यूम कम हो रहा है गैस का, डेल्टा पी इतना प्रेशर उसका बढ़ रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस है, assume that this is a isothermal process, means temperature remains constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, दैट कंडीशन इज अ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो इनिशियल प्रेशर कितना था P, इनिशियल वॉल्यूम कितना था P। ओके, सो बाद में प्रेशर कितना हुआ जब हमने उसको x इतना डिस्प्लेस किया है उस पिस्टन को, तो प्रेशर बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, डेल्टा पी से। सो टोटल प्रेशर जो भी होगा आफ्टर डिस्प्लेसमेंट इट इज अ p प्लस डेल्टा पी। वॉल्यूम क्या हुआ, डेल्टा वी से चेंज हुआ है, कम हुआ है। ओके, सो फाइनल वॉल्यूम इज अ v माइनस डेल्टा वी।
Okay, so this is the initial condition before displacement of that piston. This is the final condition after displacement of the piston. इतना प्रेशर बढ़ चुका है, इतना वॉल्यूम कम हो चुका है. ओके अब इसको सॉल्व कर लेंगे. दिस इज इक्वल्स टू P इंटू वी माइनस P इंटू डेल्टा वी प्लस V इंटू डेल्टा P minus delta P into delta V. Okay, so what is delta P? It's a change in pressure. What is delta V? It is a change in volume. जो कि बहुत कम रहेगा, इसलिए हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके सो PV इज इक्वल टू दिस वन. PV गेट कैंसिल, अगर इधर आता हो तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू V dP माइनस P dV. ओके अब यहां पे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. सो P dV इज इक्वल टू V dP. ओके अब देखिए व्हाट इज वॉल्यूम. V इज अ वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है विच इज इक्वल टू A और इसका लेंथ पता है विच इज इक्वल टू H. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस inside the cylinder it should be equals to, so V की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. so A into H, so delta P. ओके उसी तरह चेंज इन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कितना हमने चेंज किया है, सो कितना डिस्प्लेस किया है इसको x और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A. तो चेंज इन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट्स अ A into X. ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन ए गेट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. सो डेल्टा पी की वैल्यू कितना आएगा? सो डेल्टा पी इज इक्वल टू यहाँ पे P. ओके डेल्टा पी निकालना है P x अपॉन H. तो इतना प्रेशर की वैल्यू वहां पे चेंज हो रहा है विच इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन अपॉन इनिशियल लेंथ. ओके सो डेल्टा पी इज इक्वल टू P x अपॉन H. अब यहाँ पे इतना प्रेशर अगर चेंज हो रहा है, इतना प्रेशर अगर बढ़ रहा है गैस का, तो डेफिनेटली गैस क्या करेगा? उस पिस्टन के ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा. ओके अब फोर्स और प्रेशर इनमें रिलेशन क्या होता है? सो फोर्स और प्रेशर में, सो फोर्स प्रेशर जो भी होता है इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ये यूज हम करेंगे. कितना प्रेशर बढ़ा है? डेल्टा पी. ओके सो देयरफॉर जो भी फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. प्रेशर कितना चेंज हुआ है? P इंटू एक्स अपॉन H. ओके सो ये होगा प्रेशर चेंज इनटू एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. अब जो भी ये फोर्स जो भी है इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे क्योंकि ये फोर्स उस पिस्टन को इनिशियल पोजीशन पे लाना चाहता है. सो दैट्स व्हाई वी राइट हियर माइनस. ओके अब ये जो भी इक्वेशन हमें मिला है रिस्टोरिंग फोर्स का, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज माइनस पी ए अपॉन एच इंटू एक्स. सो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स वाला माइनस के एक्स. ओके इस इक्वेशन से तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ रहा है? पी ए अपॉन एच. सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर k इज इक्वल टू पी ए अपॉन एच. सो इतना वैल्यू k का आ रहा है. अब फाइनल, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. ओके अब k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k की वैल्यू पी ए अपॉन एच है. सो पी ए एच ऊपर आएगा h. सो दिस इज अ रिक्वायर्ड टाइम पीरियड. सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एच अपॉन पी ए, मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है. ओके अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द m, मास ऑफ द गैस. ओके सो दिस वन, सॉरी इट इज द मास ऑफ द पिस्टन होगा क्योंकि पिस्टन ऑसिलेट हो रहा है तो पिस्टन का मास होगा. सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एच अपॉन पी ए. सो दिस इज अ
करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला जो भी है ये बहुत बार यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर of force constant 2 into 10 to the power 6 Newton per meter times and amplitude 0.01 meter has a total mechanical energy of 160 joule. Its option A दिया है maximum potential energy is 100 joule, maximum kinetic energy is 100 joule, maximum potential energy is 160 joule, minimum potential energy is 0. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए टोटल एनर्जी जो भी दिया है इट इज इक्वल टू 160 जूल। कितना दिया है? 160 जूल। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k into a square, where k is a force constant, a is a amplitude. So यहाँ पे 1/2 k की वैल्यू कितना दिया है? So 2 multiplied by 10 raised to power 6 multiplied by एम्पलीट्यूड कितना है? 0.01 मीटर। सो 0.01 मीटर को हम 10 रेस्ट पावर -2 भी लिख सकते हैं। 10 रेस्ट पावर -2 इंटू 10 रेस्ट पावर -2 उसका स्क्वायर करना था। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 टू गेट कैंसल। सो 10 रेस्ट पावर 2 बचेगा, क्योंकि ये 10 रेस्ट पावर -4 6 है तो 2 बचेगा, 2 टू गेट कैंसल। सो दिस इज इक्वल टू 100 जूल। दिस इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो भी था ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 100 जूल। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट वन। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो भी है सिस्टम का इट इज इक्वल टू 160 जूल है। ओके, टोटल एनर्जी 160 जूल है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160 होना चाहिए। कैसे? यहां पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं लाइक दिस वन, ये रिजिड सपोर्ट है। ओके, ये स्प्रिंग कंसीडर करेंगे हम, और स्प्रिंग को एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ओके, और ये कुछ हाइट पे है सरफेस से, ये कुछ हाइट पे है। अब इस सिस्टम में मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल जो भी होगा इसमें, ओके, इसको ऊपर उठाया तो इसकी मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा इट शुड बी इक्वल टू mg into h, where m is the mass of the block, g is the acceleration due to gravity and h is the height. ओके, अब इसका जो भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इट इज इक्वल टू mgh इतना है। अब जब ये ऑसिलेट होगा, ओके, ऑसिलेट होगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे तो उस वक्त उस सिचुएशन में यहाँ पे जब ये मीन पोजीशन पर रहेगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल होगा। लेकिन जब वो ऊपर जाएगा उस वक्त ड्यू टू दिस ऑसिलेशन उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 100 जूल, ओके, ड्यू टू ऑसिलेशन। लेकिन ऑलरेडी वो हाइट पे उसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी था। अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो भी दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी, ये अगर 160 जूल है तो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? 60। तो ये 60 जूल इसका हाइट की वजह से इसको ऑलरेडी मिल चुका है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब ऑसिलेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसका कितना हो सकता है ऑसिलेशन के कारण? 100 जूल, और ऑलरेडी कितना था मेन पोजीशन पे? 60 जूल। सो 60 प्लस 100 इज इक्वल टू 160। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो 160 जूल इसका होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी पूरा इसका 160 जूल दिया है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब ये ऑसिलेट होगा टू एंड फ्रो मोशन तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ड्यू टू ऑसिलेशन पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल होगा। सिर्फ ऑसिलेशन के बारे में है तो वो 100 जूल होगा। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू 100 जूल। सो ये टू एंड फ्रो मोशन में इसकी दोनों की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो 60 जूल होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट वन, द स्फीयर
of radius r is kept on a concave mirror of radius capital R. Radius of curvature capital R. The arrangement is kept on a horizontal table. Okay. The surface of the concave mirror is frictionless and sliding, not rolling. Okay. तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे. If the sphere is displaced from its equilibrium position and left, then it executes simple harmonic motion. The period of oscillation will be. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो यहां पे देखिए इस केस में क्या दिया है, एक कॉन्केव मिरर दिया है या कॉन्केव सरफेस दिया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर, और उसके ऊपर एक छोटा सा स्फीयर रखा है जिसका रेडियस है स्मॉल आर. सिचुएशन कुछ इस तरीके का है. ओके. सो फिलहाल की कंडीशन में इस स्फीयर को इमेजिन कीजिए जिसका रेडियस है स्मॉल आर, और ये जो भी है दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी होगा, ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर इस कॉन्केव मिरर का. अगर इस स्फीयर को जिसका छोटा रेडियस है स्मॉल आर वाला रेडियस, उसको अगर यहां से हम थोड़ा साइड लेके जाते हैं लाइक दिस वन, ओके, तो साइड में लेके आएंगे तो उस वक्त क्या होगा, इफ दिस एंगल इज अ थीटा, अगर छोटे स्मॉल एंगल से उसको डिस्प्लेस करते हैं और वहां से अगर उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा. सो जैसे उसको साइड में लेके जाएंगे, ड्यू टू ग्रेविटी उसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा. रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है तो वो मेन पोजीशन पे आना चाहेगा, लेकिन जैसे मेन पोजीशन पे आएगा तो ड्यू टू इनर्शिया और वो इस साइड आएगा. सो इन दिस वे इट्स परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके. तो अब यहां पे हमें फाइंड आउट करना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा. हमें क्या क्या दिया है, इस कॉन्केव मिरर का रेडियस दिया है विच इज इक्वल टू कैपिटल आर. इस स्फीयर का जो छोटा स्फीयर है जिसके ऊपर हमने रखा है कॉन्केव मिरर के ऊपर, उसका रेडियस दिया है स्मॉल आर. ओके. इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. ओके. हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि उस स्मॉल स्फीयर का हम मास कंसीडर करेंगे m. ओके. तो अब हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. देखिए इसको हमने डिस्प्लेस बहुत ही छोटे एंगल से किया है. दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. सो एट दिस सिचुएशन जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे, उस वक्त इसके मास की वजह से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा. दैट फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg. ओके. अब इस mg को हम रिजोल्व कर लेते हैं, तो इन दिस डायरेक्शन इट शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा. क्यों भैया cos थीटा? क्योंकि ये एंगल थीटा होगा अगर ये एंगल थीटा है तो. और परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा. दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा. ओके. अब mg sin थीटा ये जो भी फोर्स का कंपोनेंट है, mg का कंपोनेंट है, उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, ताकि जबकि नॉर्मल जो भी क्रिएट होगा सरफेस की वजह से, ये नॉर्मल और mg cos थीटा ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं. ओके. सो इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ mg sin थीटा के बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहां से हमने इसको कितना डिस्प्लेस किया है, मान के चलिए ये डिस्प्लेसमेंट है x. ओके. मेन पोजीशन से उसको कितना हम दूर लेके गए थे, x इतना दूर लेके गए थे. अब यहां पे जो भी रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे क्योंकि उस स्फीयर को वो मेन पोजीशन पे लाना चाहता है. ओके. सो रिस्टोरिंग फोर्स इतना क्रिएट हो रहा है माइनस mg sin थीटा. जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा था कि थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल. अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ पे दिस शुड बी रिटन एज माइनस mg थीटा, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू sin थीटा. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. ओके. सो इतना रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे क्रिएट हो रहा है. अगर इतना रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे क्रिएट हो रहा है, ओके, अब थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं. सो थीटा ये बहुत ही छोटा एंगल है, सो थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस थीटा शुड बी इक्वल्स टू x अपॉन दिस वन. ओके. सो इसका सर्कुलर जो भी आर्क होगा उसका लेंथ कितना है, यहाँ पे x है, तो x अपॉन यहां से लेके तो इसके सेंटर ऑफ मास तक,
ओके, सेंटर ऑफ मास तक। तो टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर है। तो इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज इक्वल टू माइनस आर। सो आर माइनस आर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो एफ आर दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे के से। केस रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, जनरल इक्वेशन जो भी हम यूज करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन के की वैल्यू कितना होगा, सो के की वैल्यू होगा यहाँ पे, इट इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितना होगा, इट इज इक्वल टू एम जी अपॉन आर माइनस आर। ओके, अब एक बार हमें के की वैल्यू मिल गया, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम को एज इट इज रख दिया, के की वैल्यू कितना है, सो एम जी आर, सॉरी एम जी, ये आर जो भी है डिवाइडेड में है, अगर डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा, तो आर माइनस आर। ओके, सो एम एम गेट कैंसल। सो फाइनल टाइम पीरियड का जो भी फॉर्मूला आ रहा है, इट्स अ 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर माइनस स्मॉल आर अपॉन जी। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, यस, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन जी। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, इसके ऊपर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो डेफिनेटली आप इमीडिएटली टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। अगर किसी कॉन्केव सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, ओके, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे टाइम पीरियड इजीली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा था यहाँ पे, द सरफेस ऑफ मिरर इज फ्रिक्शनलेस। तो जब भी ये मूव होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस नहीं है, तो उसकी वजह से कोई रिस्टोरिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट नहीं होगा, और ये रोलिंग नहीं होगा, ये स्लाइडिंग होगा, यानी ये घूमते हुए नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ स्लाइड करेगा। ओके, इसका मीनिंग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal surface move up and down in SHM with an amplitude of 1 centimeter if if a mass of 10 kg which is placed on the surface is to remain continuously in contact with it, the maximum frequency of SHM will be। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सरफेस दिया है, ओके, सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये सरफेस जो भी है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है लाइक दिस वन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फास्ट करता हूं, देखिए, तो ये जो भी पेन है, ये सरफेस को लीव कर दिया है, सरफेस को छोड़ दिया है। अब ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो यहां पे क्योंकि जब ये फास्ट नीचे आएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा होगा, ओके, अगर मैं स्लो ऑसिलेट कर रहा हूं इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ये इस सरफेस को कांटेक्ट में ही है। तो ये कांटेक्ट कब निकल जाएगा, अगर इस सरफेस का, ध्यान से सुनिएगा, अगर इस सरफेस का नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे ज्यादा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये चिपक के नहीं है, तो इसका नेचुरल एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जब भी नीचे आएगा, सो इट इज इक्वल टू जी। तो जी से अगर ज्यादा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा अगर एक्सेलरेशन हम इस सरफेस का रखेंगे, तो डेफिनेटली ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि सरफेस फास्ट एक्सेलरेट हो रहा है और इसका एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, अब इस पूरे प्रॉब्लम में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि जो भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, दैट मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू, ओके, कांटेक्ट में रहने के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जी, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब यहां पे ऑब्जेक्ट का मास दिया है जो कि सरफेस पे रखा है, इसका कुछ काम नहीं होगा। ओके, it remains continuously contact with the maximum।
ओके, एम्पलीट्यूड दिया है जो कि काम का है यहाँ पे। हम जो भी ऑसिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो भी है, सो ए मैक्स विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए, ये वाला हम यूज करेंगे। ओके, तो ए मैक्स इज इक्वल टू जी, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 9.8 विच इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो 2 पाई एन होगा, और उसका स्क्वायर अगर करते हो तो 4 पाई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होगा, इंटू एम्पलीट्यूड की वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, तो 0.01। ओके, अब एन स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इट्स अ 9.8 divided by 4 pi square, okay, into 0.01। so 0.01 और ये कर लेते हैं तो 980 divided by 4 multiplied by 3.14 multiplied by 3.14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 25 आएगा। ओके, 25 आ रहा है एन स्क्वायर की वैल्यू। अगर एन स्क्वायर की वैल्यू 25 आता है तो एन की वैल्यू कितना होना चाहिए? सो इट शुड बी इक्वल टू 5 हर्ट्ज। सो ये 5 हर्ट्ज इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्शन सी विच इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ड्यू टू सम फोर्स F1, a body oscillate with a period of 4 by 5 seconds, and due to other force F2 oscillates with a period of 3 by 5 seconds. If both the forces act simultaneously, the new period will be। okay, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड दिया नहीं है, तो सब सिचुएशन के लिए, सब ऑसिलेशन के लिए हम एम्पलीट्यूड जो भी है वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ओके, सो जब फोर्स F1 इतना एक्ट हो रहा है उस वक्त टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड की वैल्यू है 4/5। जब F2 इतना फोर्स एक्ट हो रहा है उस वक्त टाइम पीरियड कितना है? सो टाइम पीरियड T1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, T2 विच इज इक्वल टू 3/5। जब टोटल फोर्स एक्ट होगा दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, उस वक्त टाइम पीरियड हम कंसीडर करेंगे कैपिटल T। ओके, सो जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? सो फोर्स इज इक्वल टू, जनरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, तो फोर्स अगर दोनों तरफ मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, सो फॉर फर्स्ट वन, पहले के लिए फोर्स की वैल्यू कितना आएगा? सो फोर्स F1 था विच इज इक्वल टू मास, एक ही ऑब्जेक्ट है तो मास सेम रहेगा, इनटू ओमेगा 1 स्क्वायर इनटू ए। जब फोर्स की वैल्यू F2 है उस वक्त मास इनटू ओमेगा 2 स्क्वायर इनटू ए। जब टोटल फोर्स एक्ट होगा दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 विच इज इक्वल टू, मास सेम है तो यहाँ पे हम ओमेगा कंसिडर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम F1 F2 के वैल्यू डाल देंगे। सो F1 की वैल्यू कितना है? दिस वन, सो m ओमेगा 1 स्क्वायर ए प्लस m ओमेगा 2 स्क्वायर ए इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर ए। तो तीनों टर्म में m है और a है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसका हम यूज करने वाले हैं। ओके, सो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड? इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। सो 2 पाई अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर। हमने सिर्फ ओमेगा की वैल्यू डाल दिया है। जब ओमेगा 1 था उस पर टाइम पीरियड T1 था इन दिस वे। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन T स्क्वायर। ओके, सो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। सो T2 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर अपॉन
t1 स्क्वायर इंटू t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t स्क्वायर। अब यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा? t स्क्वायर की वैल्यू होगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। t1 की वैल्यू कितना है? 4/5। t2 की वैल्यू कितना है? 3/5। सो 4/5 का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर अपॉन 4/5 का स्क्वायर इन प्लस 3/5 का स्क्वायर। जब पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जो भी आएगा मैंने कैलकुलेट किया है, तो 0.48 नियर अबाउट आना चाहिए। ओके, सो टी की वैल्यू जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे उसके बाद टी का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो टी की वैल्यू आएगा 0.48। आप ये करके देख सकते हो। सो ये था ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा था, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू निकाला है, लेकिन किस मेथड से इसको सॉल्व करना है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा के दे दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, ओके, जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आपको, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स और वीडियोस के लिंक इमीडिएटली मिल जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।